ओके सो हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोडी कॉमर्स एकेडमी। एंड जैसा कि हमारा मार्वल का प्रैक्टिस शुरू किया था हमने, आज है वीडियो नंबर 3, है ना, जिसमें मैं पहले अकाउंट्स का जितना भी वन सेंटेंस है उसको कवर करने वाला हूं, देन स्टैटिस्टिक्स का पूरा वन सेंटेंस कवर करने वाला हूं, ताकि आपका जो सेक्शन बी है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। सेक्शन ए जो एमसीक्यू है वो हम सबसे लास्ट में कवर करने वाले हैं। सेक्शन बी, सी, डी, ई, ये इन चीजों पे हम फोकस करेंगे, ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बूस्ट होता जाए, है ना। चलिए शुरू करते हैं पेपर 6 का सबसे पहला क्वेश्चन। अब एक चीज और बता देता हूं, देखिए आपका जो पेपर है ना, मे बी अगर मैं पेपर 6 लिखा हूं तो आपका पेपर 2 या पेपर 3 होगा, है ना, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप ढूंढ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे तो मैं क्वेश्चन के साथ लिख रहा हूं तो नोट्स तो आप साथ में बनाते चलेंगे, है ना। अभी तक मैंने 50 वन सेंटेंस आपको इंपॉर्टेंट वन सेंटेंस लिखवा चुका हूं, है ना। उसको लिखिए, समझिए, याद कीजिए, बहुत ही मस्त है ना। चलिए शुरू करते हैं पेपर 6। व्हाट इज गुडविल? गुडविल क्या होता है? सेम क्वेश्चन। अब धीरे धीरे जैसे जैसे पेपर बढ़ता जाएगा ना, क्वेश्चंस रिपीट होंगे, है ना। ये वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि 5 पेपर के आंसर्स को पूरी तरीके से सॉल्व कर ले, ठीक है। व्हाट इज गुडविल? तो गुडविल क्या है भाई? तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट विच शोज द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। ओके, आगे बोल रहा है हाउ इज कंसोलिडेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड? कंपनी के अंदर जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट होता है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? ये कहां से है पता है? आपका रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर है, वो चैप्टर का क्वेश्चन है कि भाई कंसोलिडेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से किया जाता है। तो कंसोलिडेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसा किया जाता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया जाता है विद एग्जिस्टिंग पार्टनर। जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर रहते हैं कंपनी के, उनके बीच में ये ओल्ड पीएसआर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। व्हेन रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिटेड, याद है आपको? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे हम, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कब होता था? जब हमको क्या होता था? लॉस। और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कब होता था? जब हमको क्या होता था? प्रॉफिट। जब किसी चीज से फायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख दो, जब किसी चीज से नुकसान हो रहा है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट में लिख दो। देखो ना, यहां पे लॉजिक के साथ रहना। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट। अच्छा सर, असेट का वैल्यू घटेगा तो मेरा फायदा या नुकसान? जाहिर सी बात है ना, मेरा बिल्डिंग का वैल्यू घट गया या जमीन का वैल्यू घट गया, नुकसान है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, है ना। एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, जो मेरा लायबिलिटीज है, जो मेरा कर्जा है, उसका वैल्यू बढ़ गया, है ना। तो जब असेट का वैल्यू घटेगा तो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, लायबिलिटी घटेगा तो, और लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ेगा तो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। आई होप लॉजिक क्लियर। और सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या दिया मैंने आपको? जहां पे भी तुमको नुकसान हो रहा है ना, लायबिलिटीज कर्जा बढ़ गया नुकसान है, असेट का वैल्यू घट गया नुकसान है, तो ऐसे केस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाउ वुड यू डील विद बैड डेट रिटर्न? ये जो बैड डेट रिटर्न है, बैड डेट रिटर्न का मतलब क्या? ऐसा पैसा जो मुझे नहीं मिलने वाला था बट वो पैसा मुझे वापस मिल गया। तो आप डिसोल्यूशन, जब कंपनी डिसॉल्व हो रही होगी, जब कंपनी बंद हो रही होगी, तब आप उसका एंट्री कहां करेंगे? तो पहली बात तो बैड डेट रिटर्न का मतलब बैड डेट का पैसा वापस आया हमारे पास, है ना। तो बैड डेट रिटर्न मेरे लिए कैश अकाउंट के डेबिट में आएगा, पहला चीज तो ये, है ना। इनकम है तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। आई होप लॉजिक क्लियर हो रहा है। कैश पैसा आया ना, बैड डेट रिटर्न पैसा आया तो कैश अकाउंट के डेबिट में और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि बैड डेट रिटर्न हमारा क्या है सर? इनकम है, और वो चीज हमारे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, ये है हमारा 4 क्वेश्चन। लिखिए, नोट्स बनाइए, समझ के आगे बढ़ते हैं। ओके सो बच्चों, बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा है व्हाट इज सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम होता क्या है वो समझिए। देखिए, मान लीजिए 10 रुपए का सामान है, ठीक है, इसको अगर मैं 12 रुपए में बेच रहा हूं, सामान का वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया, ठीक है। तो अगर इसको मैं 12 रुपए में बेच रहा हूं तो बताइए 2 रुपया मैं एक्स्ट्रा चार्ज किया कि नहीं सामने वाले पर्सन से? तो ये 2 रुपया जो मैंने एक्स्ट्रा चार्ज किया, इसी को बोलते हैं हम सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर इसी का 2 रुपया कम चार्ज कर लेता, ले सपोज करते हैं मैं इसको 8 रुपए में बेचता, तो इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। आई होप लॉजिक क्लियर हो रहा है ना। एक्स्ट्रा अमाउंट में बेचते हैं फेस वैल्यू से ज्यादा करके, तो उसको बोलते हैं हम सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना। और कम में बेचते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। अब देखते हैं व्हाट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। द अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू, जितना फेस वैल्यू था उससे ज्यादा अमाउंट रिसीव हुआ, इज नोन एज सिक्योरिटीज प्रीमियम।
आई होप लॉजिक क्लियर हुआ होगा। उसके बाद व्हाट इज मींट बाय डिबेंचर डिस्काउंट। डिबेंचर डिस्काउंट क्या होता है सर? डिस्काउंट का मतलब आपको मैंने बताया ना अभी, डिस्काउंट का मतलब लेस देन द फेस वैल्यू, है ना। देखिए, व्हेन अ कंपनी इशूड डिबेंचर एट लेस प्राइस देन द फेस वैल्यू, अगर कोई भी कंपनी अपने डिबेंचर को इश्यू कर रही है फेस वैल्यू से कम में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिबेंचर डिस्काउंट। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है? तो देखिए, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, मान लीजिए 2010 का डेटा है, 2020 का डेटा है, 2021 का डेटा है ना। तो जब मैं अलग अलग ईयर्स के डेटा को कंपेयर करता हूं ना, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। देखिए, द कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट, है ना, अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब मैं कंपेयर करता हूं, इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है, तो आप बताना द कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट ईयर्स इज नोन एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों, ये पेपर के लास्ट 3 क्वेश्चन 8, 9, 10, जिसमें पहला क्वेश्चन में आप देखते ही बता सकते हो कि क्या क्या आएगा। बाय विच रेशियोज एफिशिएंसी इज मेजर्ड, तो आप बता सकते हो क्या क्या, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, रिपीट कीजिए। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, जितनी बार रिपीट करोगे चीजों को उतना ज्यादा दिमाग में फिट होके बैठेगा वो। उसके बाद डेटर्स टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर, एंड लास्ट वन इज क्रेडिटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर। आई होप कि आप मेरे साथ साथ बोले होंगे और सारा आंसर आपको याद रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता क्या है? सीओजीएस वर्ड सुने हो ना। देखो, सीओजीएस क्या होता है भाई? सीओजीएस के कई सारे फॉर्मूलाज आते हैं। सीओजीएस में आप 3 आंसर लिख सकते हो। जैसे देखो, सीओजीएस में सबसे पहले तो क्या, सेल्स में से अगर मैं प्रॉफिट हटा दूं, सेल्स में से अगर मैं प्रॉफिट हटा दूं तो ये क्या आ जाता है हमारे पास? सीओजीएस। दूसरा ऑप्शन, सेल्स में अगर मैं लॉस प्लस कर दूं, ग्रॉस लॉस, यहां पे भी ग्रॉस वर्ड यूज कर लीजिएगा, ठीक है। सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट हटा दूं तो भी सीओजीएस मिल जाएगा। सेल्स में अगर ग्रॉस लॉस में प्लस कर दूं तो भी सीओजीएस मिल जाएगा। और तीसरा और सबसे मस्त वाला पता है कौन सा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या सर आ गया हमारा यहां तक? नहीं आया सर। जब इतना निकालेंगे तो हमारा आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, जिसको हम बोलते हैं सीओजीसी। साथ साथ में चीजों को एलोबरेट भी करते चलेंगे ताकि आपको आंसर याद रह सके। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इससे क्या आता है हमारा? कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। इसमें 2 चीज और ऐड करेंगे, प्लस वेजेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंस। अब आ जाएगा ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आई होप कि ये आंसर आपको याद रहेगा कि जब भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछा जाए तो ये 3 तरीका है। एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाए तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये आंसर आप मेंशन कीजिएगा 1 मार्क्स में पूछा जाए तो, ठीक है। आप ये तीनों भी मेंशन कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे। इन विच एक्टिविटी द डिविडेंड पेड, पेड ना, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ये सारी चीजें कौन से एक्टिविटीज में आएंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लिखेंगे इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी द डिविडेंड पेड इज रिकॉर्डेड। इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी द इंटरेस्ट पेड इज रिकॉर्डेड। अगर इंटरेस्ट पेड भी पूछा रहता ना तो भी ये किस में आ जाता? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाता। ओके, बढ़ेंगे पेपर नंबर 7 की तरफ। ओके, सो बच्चों बढ़ेंगे पेपर नंबर 7 की तरफ, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ असेट इज गुडविल। गुडविल कैसे टाइप का असेट होता है? तो गुडविल कैसे टाइप का असेट होता है? इंटेंजिबल, है ना। गुडविल कैसे टाइप का असेट होता है? इंटेंजिबल। लिखेंगे गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट। ओके, आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखिए कैसा होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई जगह पे हिस्सा था,
है ना, किसी के साथ मैंने पार्टनरशिप किया और उसमें कुछ मेरा हिस्सेदारी था, अब मेरा वहां का हिस्सेदारी घट गया, है ना, घट गया, रिड्यूस हो गया, यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइस। देखिए, व्हेन देयर इज चेंज इन पीएसआर, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है, अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ एनी पार्टनर इज रिड्यूस्ड, है ना, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आता है कंपनी में, जो वो प्रोसेस होता है, उसमें किसी भी पार्टनर का अगर प्रॉफिट रेशियो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो। हाउ इट इज कैलकुलेटेड, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, है ना। यहीं पे गेन रेशियो पूछा होता तो ऐसा बोला होता, व्हाट इज गेन रेशियो, है ना, तो मैं लिखता व्हेन देयर इज चेंज इन पीएसआर, अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ एनी पार्टनर इज इंक्रीज्ड, इट इज नोन एज गेन रेशियो। बात समझ में आ रहा है? इसके साथ हमने दूसरा भी आंसर कर लिया, गेन रेशियो का फॉर्मूला होता तो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। आई होप लॉजिक क्लियर है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। आगे बढ़ेंगे, हु गिव्स द शेयर इन गुडविल टू द रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर, तो कौन देता है भाई, गेनिंग पार्टनर, जो भी पार्टनर गेन कर रहा है ना, ब्रैकेट में आप कंटिन्यूइंग पार्टनर भी लिख सकते हो, कंटिन्यूइंग पार्टनर, ठीक है। ये जो डिसीज पार्टनर होते हैं ना, जो जिनका डेथ हो गया या जो रिटायर हो गए, तो उनको गुडविल कौन देगा, ये जो गेनिंग पार्टनर होता है कंपनी में, जो कंटिन्यू पार्टनर है, वो लोग इसको गुडविल का हिस्सा देते हैं। आगे बढ़ेंगे, हु हैज टू बेयर डिसोल्यूशन एक्सपेंस, डिसोल्यूशन एक्सपेंस कौन बेयर करेगा जब कंपनी बंद हो रहा होगा, तो ठीक है, कौन बेयर करेगा भाई, कब, कितने बार अपन रिपीट कर लिए, है ना, पार्टनरशिप फॉर्म इटसेल्फ, कंपनी ही बेयर करेगा उसका पूरा एक्सपेंस, जितना भी खर्चा होगा कंपनी बंद करने में, ठीक है। देखिए, अपन 6 पेपर कर लिए ना, तो काफी चीजें अपने को सिमिलर देखना शुरू हो गया, है ना। आज पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि कवर ही हो जाए 1 सेंटेंस। ओके, सो बच्चों बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये अकेला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, या तो व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, या तो दोनों एक साथ पूछ लिया जाता है ना। मोस्ट प्रोबेबली चांस रहता है कि अकेला अकेला पूछा जाए, तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। लेट सपोज करते हैं, जैसे आप शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ रहे होंगे, तो उसमें कभी ऐसा होता है ना कि 50,000 शेयर इशू किया, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हो गया 55,000 शेयर्स का, ऐसा होता है ना। मतलब 50,000 ही शेयर मैंने इशू किया, लेकिन कितने का एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव हो गया, 55,000। तो यहां पे अपने को क्या दिख रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन दिख रहा है कि नहीं, 5,000 शेयर एक्स्ट्रा सब्सक्राइब हो गया है। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? तो देखिए, यहां पे 2 कॉन्सेप्ट, एक तो हो सकता है कि 50,000 शेयर मैंने इशू किया था, तो 45,000 शेयर ही सब्सक्राइब हुआ होगा, है ना, तो उसको बोलेंगे हम अंडर सब्सक्राइब। पढ़ते हैं, when applications are received for less number of shares than the issued, जितना मैंने इशू किया उससे कम नंबर ऑफ शेयर अगर उसका एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। कम नंबर ऑफ शेयर मेरा एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। और दूसरा कंडीशन, व्हेन एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फॉर मोर नंबर ऑफ शेयर्स देन द इशूड, कई बार ऐसा हो जाता है जितना मैं इशू करता हूं उससे ज्यादा एप्लीकेशन का पैसा मुझे रिसीव हो जाता है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे, ऑन विच टाइप ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट कूपन्स आर अटैच्ड, ये जो इंटरेस्ट कूपन है ये कौन से टाइप का डिबेंचर इशू करते टाइम पे अटैच किया जाता है, उसके साथ नाम याद कर लीजिएगा, बेरर डिबेंचर। बेरर डिबेंचर ये एक ऐसा टाइप का डिबेंचर है जो इशू करते टाइम पे इसके साथ इंटरेस्ट कूपन भी अटैच करके दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज फाइनेंशियल एनालिसिस, जो कि ऑलरेडी आपको पता है ना, क्वेश्चन बन सकता है या तो व्हाट इज एनालिसिस पूछा जा सकता है, या तो व्हाट इज फाइनेंशियल एनालिसिस पूछा जाता है। क्या होता है सर, आप ऑलरेडी याद करके आ चुके हो, पिछले वीडियोस में 2-3 बार आ चुका है ना। फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, मैं रिपीट करवाता हूं, आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट शुड बी रीअरेंज्ड इन सच अ वे, इसको इस तरीके से अरेंज करना है ताकि ये आसानी से क्या हो सके, कंपेयर किया जा सके, है ना, कंपेयर किया जा सके। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको इस तरीके से अरेंज किया जाता है ताकि इसको कंपेयर किया जा सके। कौन कंपेयर करता है, जो आपके कंपनीज के स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो अपने डिसीजन लेने के लिए इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसका नोट्स मैं लिखा के रखा हूं आपको पिछले ही वीडियो में, ठीक है। बढ़ेंगे आगे 8, 9, 10 देन पेपर 7 का वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। ओके,
बच्चों आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज स्टॉक टर्नओवर। स्टॉक टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर का मतलब क्या होता है? जो पूरा लेन देन करके जो टोटल टर्नओवर बनता है ना, वो स्टॉक के बारे में बता रहे। देखिए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो मींस द नंबर ऑफ टाइम्स स्टॉक इज सोल्ड एंड रिप्लेस्ड। ध्यान रखना, द नंबर ऑफ टाइम्स स्टॉक इज सोल्ड एंड रिप्लेस्ड। अभी यहां ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये 2 इंक है मेरे पास, ये 2 इंक बिकेगा, फिर यहां पे नया 2 इंक रखूंगा, फिर बिकेगा, तो कितने टाइम्स, देखो वापस समझो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो मींस द नंबर ऑफ टाइम्स स्टॉक इज सोल्ड एंड रिप्लेस्ड ड्यूरिंग अ ईयर। कितने टाइम्स उसको सेल किया गया, उसको रिप्लेस करके वापस सेल किया गया, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक टर्नओवर। लॉजिक समझ में आया? द नंबर ऑफ टाइम स्टॉक इज सोल्ड एंड रिप्लेस्ड ड्यूरिंग अ ईयर, द नंबर ऑफ टाइम स्टॉक इज सोल्ड एंड रिप्लेस्ड ड्यूरिंग अ ईयर इज नोन एज स्टॉक टर्नओवर। आई होप क्लियर है। बाय विच रेशियो? सोल्वेंसी। अभी तक एफिशिएंसी आ रहा था, याद है आपको कि कौन से रेशियोज के थ्रू हम एफिशिएंसी को मेजर करते हैं? तो वो 4 नाम आपको याद हो गया, स्टॉक टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, डेटर टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर। अब पूछा जा रहा है कि भाई सॉल्वेंस, अगर किसी कंपनी का मुझे सॉल्वेंसी मेजर करना है, बोलते हैं ना कि तुम कोई कंपनी सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट का गालिया घोषित कर दिया, तो कैसे पता चलता है? ये सारी चीजों को देख के पता चलता है। देखो, सॉल्वेंसी इज मेजर्ड बाय 3 नाम याद रखिएगा, डेट इक्विटी रेशियो, असेट टू डेट रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, ये 3 रेशियो के थ्रू कंपनी का क्या मापा जाता है, क्या देखा जाता है? सॉल्वेंसी मेजर किया जाता है। कौन से? डेट टू इक्विटी, असेट टू डेट, प्रोप्राइटरी रेशियो। रिपीट विद मी, डेट टू इक्विटी, असेट टू डेट, प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, ये 3 चीज को यूज करके हम क्या पता करते हैं? सॉल्वेंसी। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना? 3 टाइप के एक्टिविटीज होते हैं। कौन से? ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग। बराबर है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में आपको पता चल गया था बहुत पहले ही कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पेपर 1 या पेपर 2 जब कर रहे थे हम सॉल्यूशन, उसमें मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब कि भाई परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। बराबर है, यही था, है ना? वो था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब आपसे बोला जा रहा है कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है? तो देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मींस मेन एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस टू अर्न इनकम। जो मेन एक्टिविटी है बिजनेस का, जो मेन काम है, जैसे गुड्स को खरीदना, रॉ मटेरियल को खरीदना, है ना, ये सारी चीजें आ जाएगी किसमें? सैलरी देना, वेजेस देना, ये सारी चीजें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएंगी। देखो वापस समझो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मींस मेन एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस टू अर्न इनकम। जो इनकम अर्न करने के लिए कंपनी मेन एक्टिविटी करता है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लास्ट में आंसर बढ़ाने के लिए बोल दिया, विच आर नाइदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नॉर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो कि ना ही तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगा, ना ही तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होगा। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको। बढ़ेंगे पेपर नंबर 8 की तरफ, जिसको आप जब सॉल्व करोगे ना, तो काफी चीजें आपको ऐसा लगेगा, हाँ ये तो आता है, ये तो आता है। देखो अभी मजा आएगा करने में। ओके बच्चों, देखते हैं हम पेपर 8 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पार्टनरशिप। अच्छा, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा लोग जब एक साथ आके बोलते हैं कि भाई चलो प्रॉफिट एंड लॉस हम डिस्ट्रीब्यूट करने को तैयार हैं, हम रिस्क लेने को तैयार हैं, है ना, वही तो है पार्टनरशिप, है ना। देखिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, उन लोगों के बीच का रिलेशन who have agreed to share the profit and loss of business, जिन्होंने बोला कि भाई कंपनी में प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो हम सब मिलके झेलेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल। सबसे मजेदार लाइन ये है, सबसे पहले तो क्या बोला? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन, 3 टुकड़े में बांटेंगे। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share profit and loss of business। उसके बाद कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सारे लोग मिलके, कैरिड ऑन का मतलब होता है चलाना, या तो सारे लोग मिलके वो चलाएंगे बिजनेस को, या और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो कोई एक बंदा चलाएगा लेकिन सबके बिहाफ पे चलाएगा, है ना। एनी वन ऑफ देम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल लिख सकते हो यहां पे, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। यहां तक क्लियर? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये है पार्टनरशिप का मीनिंग। पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ना,
सॉरी पार्टनरशिप एक्ट हाँ 1932 था, है ना, बराबर। अब चेक कर लीजिएगा एक बार कौन से एक्ट के तहत ये पार्टनरशिप का मीनिंग होता है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे। व्हाट इज कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट? कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट क्या होता है? बस ये फॉर्मूला पे ध्यान रखो, अलग से आपको अगर सिर्फ कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट होता क्या है पूछे तो यहां से यहां तक लिख के आप कंप्लीट कर सकते हो। फॉर्मूला टू फाइंड कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट बोलेगा तो इस तरीके से, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। इन शॉर्ट अगर सेंटेंस में बोले तो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मींस कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ, किसका कैपिटलाइज्ड वैल्यू? एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? कैपिटल वैल्यू ऑफ, किसका कैपिटल वैल्यू? एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। आई होप लॉजिक क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। अंडर विच हेड गुडविल इज सोन इन द बैलेंस शीट? ये बताने की जरूरत है कि आपको गुडविल को कहां लिखते हैं? ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। गुडविल इज सोन इन द बैलेंस शीट ऑन असेट साइड अंडर द हेड ऑफ नॉन करेंट असेट एज अ इंटेंजिबल असेट, है ना। इंटेंजिबल असेट के तौर पे हम गुडविल को लिखते हैं। बढ़ेंगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो भाई शुरू करते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। रियलाइजेशन अकाउंट अलग होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट अलग होता है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कब कब बनाते हो? जब एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होता है। लेकिन जब डिसोल्यूशन अकाउंट बनाते हो तब तुमको बनाना पड़ता है रियलाइजेशन अकाउंट। याद है रियलाइजेशन अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या था? डिस्पोजल अकाउंट बोलते हैं या तो अकॉम्प्लिशमेंट अकाउंट बोलते हैं। रिपीट करते चलना, रिवाइज करते चलना, दिमाग में चीजें फिट हो जाएगी। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या? ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया है उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो उसका दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बढ़ेंगे आगे। व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड, बताने की जरूरत है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट कब करते हैं? जब असेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाए या तो लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाए। बात समझ में आ रही है? असेट की वैल्यू जब डिक्रीज हो जाएगी तब, और जब लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। इन शॉर्ट बोले तो जब रिकंस्ट्रक्शन करते टाइम पे, है ना, जब मुझे किसी चीज में लॉस होता है तब मेरे को क्या करना पड़ता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। हु गिव्स द शेयर इन गुडविल टू द रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर? कौन देगा भाई? कंटिन्यूइंग पार्टनर देगा। कंटिन्यूइंग पार्टनर ब्रैकेट में लिख लेना, गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, अब तो जुबान पे चढ़ जाना चाहिए। रिपीट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि स्किप कर दें, समझो, रिवाइज करो, है ना। कौन देता है गुडविल रिटायरिंग? और रिपीट हो रहा है तो मैं छोड़ सकता था, है ना, लेकिन मेरे को छोड़ना नहीं है क्योंकि आपको कंप्लीट होना चाहिए, रिवीजन भी होना चाहिए साथ साथ में। आपको ये पता होना चाहिए कि इतना पेपर जब सॉल्व किया तो भाई इतनी सारी चीजें अब रिपीट होना शुरू हो गई, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज वॉलंटरी डिसोल्यूशन? आपकी जुबान पे आंसर याद भी आ गया होगा। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4 बहुत सारे पेपर्स में आ चुका है। व्हेन ऑल पार्टनर अग्रीज टू डिसॉल्व द फर्म, जब सारे पार्टनर कंपनी को बंद करने को तैयार हैं, अग्री हैं, तो उसको हम बोलते हैं वॉलंटरी डिसोल्यूशन, मतलब खुद से हम लोग बंद कर रहे हैं। अगला, हु हैज टू बेयर डिसोल्यूशन एक्सपेंस? जब डिसॉल्व होगा कंपनी, जब कंपनी डिसॉल्व होगा तब कौन डिसोल्यूशन एक्सपेंस झेलेगा? मतलब कंपनी बंद भी होता है ना तो उसमें भी अपने को बहुत सारा खर्चा झेलना पड़ता है, तो वो खर्चा झेलेगा कौन? तो क्या था? पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म इटसेल्फ खुद ही झेलेगा भाई, है ना। अ पार्टनरशिप फर्म इटसेल्फ बेयर डिसोल्यूशन एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। बढ़ेंगे आगे 9वां 10वां क्वेश्चन की तरफ। चलिए सर ध्यान दीजिए, व्हाट इज शेयर फॉर फ्यूचर? 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज शेयर फॉर फ्यूचर? शेयर फॉर फ्यूचर क्या होता है? when a shareholder is failed to pay amount due on allotment and calls, है ना, पढ़े हो ना शेयर फॉर फ्यूचर क्या होता है? when a shareholder is failed to pay amount due on allotment and और any calls, कोई भी कॉल हो सकता है, फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, सेकंड कॉल भी हो सकता है, फाइनल कोई भी कॉल पे अमाउंट ड्यू था लेकिन नहीं भर पाया, तो कंपनी क्या करेगी? कैंसिलेशन ऑफ शेयर। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? शेयर फॉर फ्यूचर। एकदम दिमाग में आ रहा होगा सारी चीजें। लास्ट इज व्हाट इज मीन्ड बाय डिवेंचर डिस्काउंट?
थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, है ना। यही वीडियो में शुरुआत में डिबेंचर डिस्काउंट के बारे में डिस्कस किए थे पेपर 6 या पेपर 7 के टाइम पे कि डिबेंचर डिस्काउंट क्या होता है। डिबेंचर डिस्काउंट का मतलब होता है व्हेन अ कंपनी इशूड डिबेंचर एट लेस प्राइस देन द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से कम प्राइस पे जब डिबेंचर को इशू किया जाएगा, 10 रुपए का सामान वो 8 रुपए में इशू कर रहा है, तो ये क्या हो गया, डिबेंचर डिस्काउंट हुआ कि नहीं, है ना। ओके, ये वीडियो में हमने पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8 को डिस्कस किया है। पेपर 9 एंड पेपर 10 हम डिस्कस करेंगे आराम से। यहां तक आप अगर डिस्कस कर चुके हो तो आपके काफी वन सेंटेंसेस पे एकदम क्लैरिटी आ गया होगा कि हाँ भाई सेक्शन बी का तो टेंशन थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, शुरू करेंगे ना जब सेक्शन सी तो और मजा आएगा। ठीक है, जिसके अंदर हमारा डिसोल्यूशन का क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन रहेगा, फिर रियलाइजेशंस वगैरह आएंगे, है ना। बहुत मजा आएगा आगे पढ़ने में। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें क्या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये तो आपका हुआ ही हुआ। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में।